नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द क्रिएटर्स पे। मैं सनी कुमार आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 14वां लेसन जो हम लोग पढ़ रहे थे लोग क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, यह जो लेसन 14 है उसका यह अंतिम वीडियो है। तो यदि आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसकी लिंक दी गई है वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग लेसन 14, जिसमें हम लोग को यह समझना था कि भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोग यह पढ़ लिए हैं कि भारत में कितनी सारी पार्टियां बनी थी आज़ादी से पूर्व तक। जैसे कि हमने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी 1885 में, फिर हमने पढ़ा था मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, फिर हमने पढ़ा था गदर पार्टी बनी थी 1913 में, फिर हमने पढ़ा था कि 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है, 1923 में चित्तरंजन दास 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी बनती है। इस बीच 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी और 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हो जाती है। इसी दौरान एक और पार्टी का नाम उभर कर सामने आता है 1925 में, वो है आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और साथ ही आगे चलकर 1939 में सुभाष चंद्र बोस भी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। आगे लिखा हुआ है शुद्धि आंदोलन क्या है। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो मूलतः आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया था। यानी वैसे लोग जो पहले हिंदू थे लेकिन वो अपना धर्म परिवर्तन करके किसी और धर्म में शामिल हो गए हैं, उन लोगों को दोबारा हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए जो उन्होंने आंदोलन चलाया वो शुद्धि आंदोलन कहलाया। इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों तथा ईसाइयों को शुद्धि कराकर सत्य सनातक वैदिक धर्म वापसी कराई गई। कहने का मतलब यह है कि वे सारे हिंदू धर्म के लोग जो या तो मुस्लिम बन चुके थे या ईसाई बन चुके थे, उन सारे लोगों को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया गया, जिसको शुरू करने का काम शुद्धि आंदोलन के तहत हुआ। यह शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था और लोगों को हिंदू धर्म में प्रवेश। देखिए, तो आपको लखनऊ समझौता याद होगा या लखनऊ अधिवेशन। हम लोग पढ़े थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में। उसी संबंधित कुछ टॉपिक है। लिखा है कि दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा एक समझौता किया गया था। इसे 29 दिसंबर को लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर को 1916 में मुस्लिम लीग द्वारा पारित किया गया। अर्थात दोनों के बीच में जो समझौता हुआ उसे कांग्रेस ने 29 दिसंबर को अपने अधिवेशन में पारित किया और मुस्लिम लीग ने 31 दिसंबर 1916 को अपने अधिवेशन में पारित कर लिया। लखनऊ की बैठक में कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों का फिर से मेल हो गया। हम लोग यह भी पढ़े थे लोग कि नरम दल और गरम दल एक हो गए थे, यानी दयालु प्रवृत्ति और बिन दयालु प्रवृत्ति वाले लोग भी एक हो गए। इस समझौते में भारत सरकार के ढांचे और हिंदू तथा मुस्लिम समुदाय के बीच संबंध के बारे में प्रावधान था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख नेता थे। यह लखनऊ समझौता से जुड़ा हुआ टॉपिक था कि दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन यह समझौता होता है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो जाते हैं। दोनों के बीच में समझौता हो जाता है और यहाँ तक कि कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुट भी मेल हो जाते हैं। भारत की तरफ से जो इस समझौते का नेतृत्व किए वे बाल गंगाधर तिलक थे, मतलब कांग्रेस की तरफ से, और मुस्लिम लीग की तरफ से जो इस समझौते का नेतृत्व किए वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है अगस्त प्रस्ताव। सन 1940 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश हुआ था। अगस्त प्रस्ताव है क्या? 1940 का समय था और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। तो अगस्त 1940 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्ताव पेश हुआ। चूँकि यह प्रस्ताव अगस्त महीने में पेश हुआ था इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम के हितों का उल्लेख किया गया था तथा यह बताया गया था कि बिना अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के सरकार कोई भी संवैधानिक परिवर्तन लागू नहीं कर सकती है। तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लिए एक ऐसा हथियार साबित हुआ जिसके बल पर वह अपनी सभी मांगें पूरी करवा सकती थी। देखिए, अगस्त प्रस्ताव वैसे तो देखा जाए तो आपको ये देखकर लगेगा कि यह मुसलमानों के फेवर वाला प्रस्ताव था, क्योंकि इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि अगर जो भी कानून भारत में लागू होगा उसमें अल्पसंख्यकों की सर्वसम्मति होना आवश्यक है। यानी कि अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम लोग कहेंगे या सिख या ईसाई, यही छोटे छोटे अल्पसंख्यक यानी जिसकी संख्या कम हो, यानी कि मुख्य रूप से मुसलमानों के लिए ही था ही। तो ये लोग कहेंगे तभी कोई कानून लागू होगा, अगर ये चाहेंगे तो कानून लागू होगा, नहीं चाहेंगे तो कानून लागू नहीं होगा।
देख कर तो लगेगा कि यह कानून मुसलमानों के हितों का था, लेकिन यह कानून मुसलमानों के हितों का तो था, परंतु यह कानून मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम के बीच में भेदभाव पैदा कर रहा था। इसीलिए कांग्रेस ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था। तो यह था अगस्त प्रस्ताव, जो सन 1940 में पारित हुआ लॉर्ड लिथगो द्वारा। इसके तहत यह कहा गया कि मुसलमानों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और जो भी प्रस्ताव भारत में लागू होगा उस पर अल्पसंख्यकों की स्वीकृति भी आवश्यक होगी। यानी संविधान अगर कोई परिवर्तन कर रहा है तो अल्पसंख्यक की स्वीकृति आवश्यक है। इसी प्रस्ताव का विरोध भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। 40 के बाद भारत में जो नया प्रस्ताव या नया योजना आता है उसका नाम था क्रिप्स मिशन। पहले भी हम लोग पढ़े थे लोग कि क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। देखिए, क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन जब भारत आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अब हमेशा याद रखेंगे, प्रधानमंत्री से ब्रिटेन के 3 ही सवाल आते हैं। एक आपने पढ़ा था 1857 की क्रांति में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। फिर हमने पढ़ा 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो 42 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो विंस्टन चर्चिल, या फिर क्रिप्स मिशन किसके समय में आया था तो विंस्टन चर्चिल के समय में, और एक आज़ादी के समय तो वो क्लीमेंट एटली थे। तो क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूरों का नेता जो उस समय था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसी के नेतृत्व में भारत आया था 1942 में। अगर यह पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन कौन लेकर आए थे तो स्टैफोर्ड क्रिप्स लेकर आए थे। और कब लेकर आए थे तो 1942 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर किया जाए। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु फुसलाना था। देखिए, ये जो मिशन आया था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय राजनीति में उस समय जो भी द्वेष की भावना चल रही है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, ये सारे चीज़ को ख़त्म किया जाए और शांतिपूर्ण माहौल कायम किया जाए। लेकिन अगर घुमा कर कहा जाए तो इसका उद्देश्य था कि किसी तरह शांति कायम किया जाए और भारतीयों को और भारत के युवाओं को और भारत के लोगों को किसी भी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए। जिस तरह भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद की थी, वैसे ही ये लोग चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारतीय इनकी मदद करें। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन भी किया था। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था, परंतु इन दोनों ने, भारतीयों ने, मतलब जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद दोनों ने कह दिया कि कोई भी भारतीय व्यक्ति द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं होगा और ना ही अंग्रेज सरकार की किसी प्रकार से सहायता करेगा। इस प्रकार क्रिप्स मिशन पूरी तरह से असफल हो गया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत में जो नया प्रस्ताव आता है उसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना क्या है? देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ईस्वी में भारत आया था। अभी हमने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच हुआ था। खैर, इसमें मित्र राष्ट्र जीते थे, ब्रिटेन जीत भी गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध अब समाप्त हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो चुका था और इंग्लैंड ने पहले आश्वासन दे रखा था कि युद्ध में विजयी होने के बाद वह भारत को स्वशासन का अधिकार दे देगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड ने कहा था कि यदि इंग्लैंड की सरकार शासन में आती है तो इंग्लैंड की सरकार के शासन में आने के बाद वह भारत को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान कर देगा। और क्लीमेंट एटली पहले भी बोल चुके थे चुनाव से पहले कि यदि विंस्टन चर्चिल हारते हैं और क्लीमेंट एटली को प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो वह भारत को स्वशासन दे देंगे। इस युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार का स्थिति स्वयं दयनीय हो चुकी थी। एक और सबसे बड़ा कारण यह भी था कि ब्रिटेन सरकार इस युद्ध में 6 साल तक लगातार लड़ रही थी, तो उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब हो चुकी थी। अब उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने उपनिवेशों का रख रखाव कर सके। अब भारतीय समाज पर नियंत्रण रखना सरल नहीं रह गया था और बार बार पुलिस, सेना, कर्मचारी और श्रमिकों का विद्रोह हो रहा था भारत में। कभी पुलिस को, कभी कर्मचारी को, कभी सेना को, इन सारे लोगों को आपस में लड़ना, मतलब इनके खिलाफ विद्रोह हो रहा था। अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना अब इंग्लैंड के लिए असंभव होता जा रहा था। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई तो
उसके तहत यह भी देखा गया कि यही एक योजना थी जो भारत को आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से पहली बार आई थी। खैर यह भी, इसका मुख्य काम था भारत में चुनाव कराकर संविधान स्थापित करा देना, संविधान बना देना। तो इसने भी देख लिया था कि, और इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे दयनीय हो रही थी। सरकार ने वादा किया था कि किसी भी तरह भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए अब असंभव दिख रहा था। तब आगे क्या होता है, भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधिमंडल 1946 में भेजा। इस प्रतिनिधि ने लॉर्ड वेबल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड वेबल का नाम इसमें आया है तो उस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड वेबल, और इन्हीं के देखरेख में यह जो योजना तैयार होता है भारतीय नेताओं के साथ मिलकर, उसे कैबिनेट मिशन योजना का नाम दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में पूर्ण स्वराज अब दे दिया जाए, और इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था। यानी कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में आई, उसमें मुख्य रूप से 3 सदस्य थे, स्टोफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इन तीनों के नेतृत्व में यह योजना जो भारत आई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत को पूर्ण स्वराज देना था, भारत में एक नया संविधान बनाना था, और भारत में एक नई सरकार की, अस्थायी सरकार की स्थापना करानी थी, और बाद में अस्थायी सरकार भारत सरकार खुद अपने से चुनाव करा कर करेगी। तो ये थी कैबिनेट मिशन योजना। इसके तहत क्या क्या किया गया, देखिए पहला लिखा हुआ है कि ब्रिटिश प्रांत तथा देशी राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना ने यह कहा कि जिन जिन प्रांतों पर ब्रिटेन का अधिकार है या फिर जो देशी राज्य हैं, उन सभी को मिला दिया जाएगा और एक बहुत बड़े भारतीय संघ यानी भारतीय देश का निर्माण किया जाएगा। भारतीय संघ के अधीन पर राष्ट्र नीति, प्रतिरक्षा और संचार व्यवस्था रहेगी, जिसके लिए आवश्यक धन भी संघ को ही जुटाना होगा। यानी भारत के संघ के अधीन जो भी क्षेत्र होंगे, उनकी नीति भारत सरकार स्वयं तय करेगी और उसके लिए पैसा भी यह स्वयं जुटाएगी। दूसरा उद्देश्य, संघ की एक कार्यपालिका और विधानमंडल होगा, यानी संसद और संसद में काम करने वाले लोग होंगे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और अन्य सभी विषय भी सरकार के अधीन ही होंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वे अलग शासन संबंधी समूह बनाएं, और भारत के विभिन्न प्रांतों को 3 समूहों में बांट दिया गया। 3 समूह कौन कौन थे, तो पहला समूह था ए के तहत मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा को शामिल किया गया। बी में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध को शामिल किया गया। सी में बंगाल और असम, प्रत्येक समूह को शामिल किया गया, और प्रत्येक समूह को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने विषय से संबंधित निर्णय ले और शेष विषय प्रांतीय मंत्रिमंडल को, यानी प्रांत के क्षेत्र के अपने मंत्रियों को, मंत्रिमंडल के समूह को सौंप दे और बाकी देखरेख वह स्वयं करेगी। चौथा काम क्या किया गया कैबिनेट मिशन योजना के तहत, तो संविधान निर्माण के बाद ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों को सार्वभौम संप्रभुता का अधिकार हस्तांतरित कर देगी। भारतीय संघ में सम्मिलित होने तथा उसे अलग रहने का निर्णय देशी राज्य स्वयं करेंगे। जितने भी देशी राज्य थे उनके सामने यह प्रस्ताव रख दिया गया कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो स्वतंत्र हो रह सकते हैं। ये इनके पास फ्री छूट दे दी गई थी। पांचवा काम क्या हुआ, इस योजना के कार्यान्वित होने के 10 वर्ष पश्चात या प्रत्येक 10 वर्षों पर प्रांतीय विधानमंडल बहुमत द्वारा संविधान की धाराओं पर पुनः विचार कर सकता है। यह भी कह दिया गया इस योजना के तहत कि भले इस योजना के तहत जो भी नियम कानून नया नया बन रहा है, परंतु हर 10 साल पर सरकार चाहे तो इसकी समीक्षा कर सकती है, और समीक्षा करने का पूर्ण रूप यानी कि जो अच्छा रहे वो ठीक है, अगर कोई सुधार चाहती है तो हर 10 साल पर इसमें सुधार हो सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक, आगे लिखा है कि संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित बातें कैबिनेट मिशन योजना में निहित थी। क्या क्या हुआ था इसके तहत, तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होना था। जैसे आज हम लोग सांसद चुनते हैं लोग, उसी तरह हर 10 लाख की जनसंख्या पर एगो सदस्य को चुनना था जो उस 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधि होगा। प्रांतों के संविधान सभा में प्रतिनिधि आबादी के आधार पर दिया जाएगा। यही बात कह रहे हैं कि प्रांतों में जो संविधान सभा का प्रतिनिधि होगा वो उसकी आबादी के आधार पर दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। अल्पसंख्यक वर्ग के जो पहले विशेष प्रोत्साहन मिलता था आरक्षण टाइप का, वो सब समाप्त कर दिया गया। रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जो भी रियासत देशी रियासत थे
उनको भी उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें सौंपी जाएंगी और मतलब कि उनके क्षेत्र के प्रतिनिधि आएंगे संसद में। संविधान सभा की बैठक दिल्ली में होगी और प्रारंभिक बैठक में अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया जाएगा। जैसे ही ये लोग जीत कर आएंगे तो ये लोग दिल्ली में संसद में बैठेंगे और सबसे पहले अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा ताकि काम का क्रियान्वयन हो सके। प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था भी योजना के अंतर्गत थी। प्रत्येक समूह के अपने संविधान के संबंध में संघ में रहने का निर्णय करेगा। देखिए, हर प्रांत के लिए अलग संविधान की योजना बनाई गई थी, परंतु यह सही नहीं दिखा और बाद में इसको छोड़ दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक आगे लिखा है कि केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना होगी और उसमें भारत के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। इस कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो चुनाव हुआ उसमें सभी दलों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, चुनाव लड़ेंगे और जिस दल के प्रतिनिधि जीतेंगे उनको सरकार में शामिल करने का अवसर दिया जाएगा। केंद्रीय शासन के सभी विभाग इन प्रतिनिधियों के अधीन रहेंगे तथा इस सबकी अध्यक्षता वायसराय करेंगे, क्योंकि उस समय वायसराय हुआ करते थे। इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा और इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न होंगे उन्हें तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच में एक संधि भी होगी। जैसे ही कैबिनेट मिशन योजना के तहत सरकार बनेगी, संविधान का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, इंग्लैंड भारत को यह सत्ता सौंप देगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान शब्द का जिक्र कहीं नहीं किया जा रहा है, यानी पाकिस्तान के बंटवारे को कैबिनेट मिशन योजना ने निरस्त कर दिया था और भारत और इंग्लैंड के बीच में एक संधि होगी जिसके तहत दोनों को भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। परंतु कैबिनेट मिशन योजना ने तो केवल भारत की स्वतंत्रता की बात कही। उसने कह दिया था कि मुस्लिम लीग कोई पाकिस्तान की मांग नहीं करेगा, ना ही कोई देश बनने वाला है। इसी के विरोध में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा एक अलग इस्लामिक राष्ट्र के लिए चलाया जाने वाला एक हिंसक आंदोलन था। मुसलमानों ने अर्थात मुस्लिम लीग के नेताओं ने इस बात की घोषणा कर दी कि अगर हमको पाकिस्तान देश नहीं दिया जाता है तो हम डायरेक्ट एक्शन डे या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे, और यह एक हिंसक विद्रोह बनकर उभर कर सामने आया। भारत की आज़ादी से पहले हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति के कारण बहुत अविश्वास पहले से ही हो चुका था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति बनाई थी जिससे भारत के हिंदू और मुस्लिम आपस में शुरू से ही विद्रोह कर रहे थे और दोनों के बीच में फूट पड़ चुका था। कुछ मुस्लिम नेताओं ने समझ लिया था कि एक बड़े कदम उठाने पर उनका एक बड़ी आबादी पर बड़ा प्रभाव हो जाएगा, और बड़े बड़े नेता यह भी सोच रहे थे कि हम जितना बड़ा कदम उठाएंगे तो उतने ज़्यादा मुसलमानों लोगों का सपोर्ट हमको मिल जाएगा और फिर उनको सत्ता भी मिल जाएगी। यह भी वो सोच रहे थे अगर हम बड़ा आदमी बन जाते हैं तो शायद मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेंगे और सत्ता में हम डायरेक्ट चले जाएंगे। फिर उन्होंने मार काट करने वाले इस आतंकवादी हमले करने के कदम की ओर उकसाया और फिर मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को और हिंदुओं द्वारा मुसलमानों का जान माल पर हमला किया जाने लगा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस द्वारा। कहा यह जाता है कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया उस पर हजारों लोगों की मौत हो गई थी। पूरे देश में दंगे की आग में जल रहा था। मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू और हिंदुओं के इलाकों में मुस्लिम की हत्या आम बात हो चुकी थी, यानी जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा था दंगा के तहत, और जहाँ मुस्लिम कम थे और हिंदू ज़्यादा थे वो मुसलमानों की हत्या कर रहे थे। इसी बीच ब्रिटेन के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देख लिया कि बिना भारत और पाकिस्तान को विभाजन किए यह भारत को स्वतंत्रता देना पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक अधिनियम पारित होता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना ब्रिटिश की संसद में प्रस्तुत किया और भारतीय साम्राज्य के विभाजन की घोषणा कर दी कि हाँ, भारत और पाकिस्तान का घोषणा यानी कि विभाजन कर दिया जाएगा। आगे लिखा है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के विभाजन को त्वरित हस्तांतरित के लिए भारत आए। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की सरकार को डोमिनियन के दर्जे के रूप में दी जानी थी, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की जिसमें भारत की राजनीतिक समस्या को हल करने के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में यह सत्ता हस्तांतरण विभाजित भारत की भारतीय सरकार को डोमिनियन स्टेट के रूप में दर्जा दी जानी थी। यह जो माउंटबेटन योजना हम लोग पढ़ रहे हैं, लोग 13वां लेसन में पढ़ लो, इसमें था क्या। देखिए, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत हुआ और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद से पारित हो गया। क्योंकि उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम माउंटबेटन रखा गया था। इसके तहत हुआ क्या, पहला यह कहा गया कि भारत को भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजित किया जाएगा,
यानी भारत को दो भागों में बांटा जाएगा, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट, बंगाल और पंजाब का विभाजन किया जाएगा तथा उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले भी जनमत संग्रह कराए जाएंगे। बंगाल का विभाजन किया गया और जो बांग्लादेश आप आज का समय में देख रहे हैं, या फिर जो बंगाल में क्षेत्र में रहने वाले जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में दिए गए पाकिस्तान को, और वहीं पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश में बदल गया। फिर पंजाब में जो था उसका भी दो भाग कर दिया गया, एक पूर्वी पंजाब और एक पश्चिमी पंजाब। पूर्वी पंजाब हमारे यहाँ रह गया और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। इसके अलावा असम और उत्तर पूर्वी सीमांत में भी जनमत संग्रह कराया गया और उनसे भी पूछा गया कि वो किस क्षेत्र में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए भी एक संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। जिस तरह भारत में एक संविधान सभा बनी थी तो भारत के लिए तो वो काम कर रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन हुआ। जितने भी देसी रियासत थे उनको यह छूट दी गई और कहा गया कि वे चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, या फिर खुद को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। तो उनके सामने तीन ऑप्शन थे, या तो वो भारत में शामिल हो, या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, और या तो वे स्वतंत्र रहें। भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन भी नियत किया गया और इसी दिन दोनों को स्वतंत्र की घोषणा कर दी गई और दोनों का विभाजन भी कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया और इसमें ही वे प्रमुख संविधान थे जिसे माउंटबेटन योजना के द्वारा आगे बढ़ाया गया, जो ऊपर हम लोग पढ़े हैं लोग। अब है विभाजन और स्वतंत्रता। सभी राजनीतिक दलों ने माउंटबेटन योजना को आसानी से स्वीकार कर लिया क्योंकि भारत भी स्वतंत्रता चाहता था और मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहता था, तो उसको भी मिल गया। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 आयोगों का ब्रिटिश सरकार ने गठन किया जिनका कार्य था कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की देखरेख करना और सीमा तैयार करना। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम सर रेडक्लिफ लाइन है या फिर रेडक्लिफ लाइन है। पूछा भी जाता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम क्या है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ लाइन है, अर्थात सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान की सीमा को विभाजित कर दिया गया और यहाँ से भारत अलग और पाकिस्तान अलग हो गया। 14 अगस्त को भारत की तरफ से अलग हुआ पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। वहाँ प्रथम राष्ट्रपति मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं, जबकि प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बनते हैं। ये सारी लड़ाई यहीं पे आकर समाप्त होती है, एक अलग देश बन जाता है। पाकिस्तान 2 भागों में उधर भी बट गया था, खैर एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। आगे चलकर वहीं पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में 16 दिसंबर 1971 को उभर कर सामने आया और कुल मिलाकर अंग्रेज़ों की नीति यहाँ पर समाप्त होती है और भारत का विभाजन हो जाता है। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि भारत का विभाजन तत्कालीन परिस्थिति की मांग थी, इसलिए हुआ। अगर भारत विभाजन की मांग न होती तो शायद भारत को विभाजित करना अंग्रेज चाहते नहीं थे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज़ों ने भारत को नहीं बांटा था। भारत को बांटना यहाँ के राजनीतिक दल चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो। हम यह भी नहीं कहेंगे कि केवल मुस्लिम लीग चाहता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी कुछ हद तक उसमें उत्तरदायी थी, जो चाहती थी कि दोनों का विभाजन हो जाए। तो ये सब हम लोग देख कर यह समझे कि कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां बनी थी जिनके बीच में टकराव हमेशा हो रहा था। ऐसी पार्टियां हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी, कुछ पार्टियां मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस कारण से इन दोनों के बीच में मतभेद बढ़ता चला गया और अंग्रेज़ सरकार फूट डालो और राज करो की नीति पर तो काम कर ही रही थी। क्रिप्स मिशन आया, असफल रहा। कैबिनेट मिशन योजना आया, आज़ादी की बात किया, संविधान सभा के गठन की बात कही, परंतु उसने पाकिस्तान की बात को में इनकार कर दिया। लेकिन जब दंगे भड़क गए तो मजबूरी में अंग्रेज़ सरकार को भी इस बात को मानना पड़ा और माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आगे आपको जब चैप्टर समझ में आए तो कृपया हमें ज़रूर बताएं, लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं लोग अगले टॉपिक के साथ, अंतिम चैप्टर जो हमारा 15वां लेसन है और यह इतिहास के 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए अंतिम चैप्टर है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें, वहाँ से आपको डेली टेस्ट देने की सुविधा भी दी जाएगी। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।